पहले हो चुकी ट्रांजैक्शन का रिवर्सल होता है, इसलिए जिसपे वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनली रिकॉर्ड की थी, ओरिजिनली मेरी रिकॉर्ड करने से मुराद ये नहीं है कि जब खरीदी थी, ये नहीं कह रहा मैं, जिस चीज की रिटर्न है वो ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड की थी। जैसे ये इसकी रिटर्न है, अगर इसको यहां लिखते हुए 7,000 इस्तेमाल हुआ होता तो सेल रिटर्न को भी हम 7,000 पे लिखते। तो सेल रिटर्न हो चाहे परचेज रिटर्न हो, जिस ट्रांजैक्शन को वो कैंसिल कर रही है उसी ट्रांजैक्शन वाला रेट लगेगा। लेकिन इसके अलावा बस सिस्टम के रूल फॉलो होंगे, एक एक करके दो दो चीजें याद नहीं रखेंगे, जो याद रह गई उसका वो रेट लगा दें, बाकियों पे सिस्टम लगा दें। सिर्फ रिटर्न है जिसने ओरिजिनल ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना है, उसलिए वो पुराना वाला रेट, अदरवाइज सारी ट्रांजैक्शन सिस्टम के रूल्स के मुताबिक चलेंगी। ये क्या बना 355,600,000 और अब स्टॉक में पहुंच गए 325,000 यूनिट्स, यही वाले ही हैं 231140 फिर कब 15 फेब को परचेज रिटर्न हो गई। परचेज रिटर्न हो गई तो इसका मतलब है स्टोर से निकाल के चीजें वापस कर दी। इस पे नहीं, परचेज रिटर्न है तो ये परचेज कब रिकॉर्ड की थी 7,200, तो रिटर्न भी 7,200 पे 10850 0000 और 323500 2300 600 सर 732 आ रहा है, 76 की जगह आ रहा है 73200। this divided by this 7 रेट है 2 डेसिमल तक रख लिया करें जी, कर सकते हैं, लेकिन कहा है कि बेहतर है कि 2 डेसिमल तक रख लिया करें रेट को। कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन 2 डेसिमल तक रखना बेहतर होता है। आगे स्क्रैप सेल कब 20 को है स्क्रैप सेल। कितने 3500 स्टोर से निकाल दिए ये वाले 24,890,565 320,000 7,111.59 वाले 2 फिर 22 75 70 9435 फिर क्या हो गया, रिप्लेसमेंट किस बात की, सेल, रिटर्न सेल की है। कब 22 फेब को सेल्स की हैं 5,000, तो यहां से आउट हो गए यही वाले 3,555,7950 जीरो नहीं है
315 222401 51485 जी 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 बोले बोले। अच्छा ठीक है बताता हूँ आगे। 25 को सेल हो गई, 25 को हो गई सेल 150, यही रेट 10667 38500। बाकी क्या रह गया? 1657111.59 1173412985। फिर 28 फेब को शॉर्टेज है तो ठीक है, चोर ले गया। कितने? 500, तो वो यही वाले ले गया होगा। 355,795 164,500,711.59 555,795 1169857190। फिर बस ये है जी कैलकुलेशंस। अब मैं इनकी एंट्रीज बना के देता हूं और क्या हो गया? हाँ ठीक है, ये हम कैश की डिटेल तो नहीं बना रहे ना, यूनिट्स हैं, स्टॉक। ये हम कैश की वर्किंग कर रहे हैं या इन्वेंट्री की कर रहे हैं? तो जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो इन्वेंट्री से यूनिट्स निकाल के सप्लायर को दे रहे हैं, तो इन्वेंट्री कम नहीं हो गई? तो नहीं, आप ये माइनस पूछ रहे हैं ना, तो इन्वेंट्री तो कम हो गई ना। कैश आया है, कैश यहां थोड़ी आया है, वो तो अलग है, ये तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है। अब इन कैलकुलेशंस से रिलेटेड क्या क्या सवाल हैं मैं देखता हूं, फिर सबके इकट्ठे जवाब देता हूं। एक सवाल आ गया, ठीक है, और क्या जी? कौन सी? 22 को जो सेल हुई है, हाँ आप बताएं ना, पूछें क्या पूछना। अच्छा ठीक है, और सवाल? इस कैलकुलेशन में और कोई सवाल किसी ने पूछना है तो पूछें। हाँ जी, अंडरवर्ड वालों में से किसी ने पूछना है, पूछें। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम। आपने तो आज आना नहीं था। अच्छा बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ लिखी है मैंने? कौन सा पूछ रहे हो बेटा? समझ नहीं आई। अभी जो सामने है उसकी बात कर रहा हूँ ना, जो सामने कैलकुलेशंस मैंने की है उसमें पूछा जो पूछना है। मैंने तो सही किया है। अच्छा चले ठीक है, शुक्रिया। जी जी बताएं, 20 को क्या? जी जी 20 तारीख को क्या? पूछो, पूरी बात पूछो ना।
बेटा मैंने ना अभी एंट्रीज नहीं डिस्कस की, ये जो सामने कैलकुलेशन लिखी है ना इसी की बात कर रहा हूं कि इन कैलकुलेशंस में जो पूछना है पूछे, एंट्रीज करता हूं बात अभी। अच्छा अब एक सवाल है, वो अभी यहाँ दो लोगों ने पूछा है, और भी हो सकता है कोई हो जो पूछना चाह रहा हो उसने पूछा ना हो, लेकिन ये सवाल जब भी मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ ये सवाल आता है, तो मैं आप सबसे पहले सवाल शेयर कर लेता हूं। अच्छा मैं सवाल बता जरूर रहा हूं, लेकिन उस सवाल से ना कंफ्यूज करना मकसद नहीं है। आप याद रख लें कि चाहे परचेज है चाहे सेल है, जो सिस्टम फॉलो हो रहा है उसके रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जब भी आउट होगा तो कौन सा रेट लगेगा, जो उस वक्त स्टॉक में होगा। फाइफो होगा तो एक से ज्यादा आ रहे होंगे, उनमें पुराना वाला। वेटेड एवरेज होगा तो एक ही आ रहा होगा। ये रूल्स हैं इस सिस्टम के। सिर्फ रिटर्न के लिए क्या बताया, सिर्फ रिटर्न के लिए ये बात की है कि रिटर्न जिस ट्रांजैक्शन के लिए रिटर्न है, जिसको वो रिवर्स कर रही है, तो उस ट्रांजैक्शन को जिस रेट पे लिखा था उसकी रिटर्न को भी उसी रेट पे लिखेंगे। ये परचेज रिटर्न जिस ट्रांजैक्शन की वापसी है उस ट्रांजैक्शन को जिस रेट पे लिखा था रिटर्न भी उसी रेट पे लिखेंगे, क्योंकि रिटर्न ऊपर हो चुकी किसी ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर रही होती है। इसलिए रिटर्न के ऊपर वही रेट लेना है जो जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है, वो ट्रांजैक्शन कितने पे रिकॉर्ड हुई थी। ये रिटर्न इसकी रिटर्न है, इसलिए यही वाला रेट लिया। ये रिटर्न इसकी रिटर्न है, इसलिए ये वाला रेट लिया। रिटर्न के अलावा ये रिटर्न है कोई नहीं, बस नई सेल है, तो जब नई सेल है तो उस पे स्टॉक वाला रेट लगेगा। ये रिटर्न है नहीं। अच्छा अब मैं आपको सवाल बताता हूं कि ये जो दो स्टूडेंट्स ने सवाल पूछा है, पिछली क्लास में भी पूछा था, हर सेशन में बच्चे पूछते हैं। मैं आपको पहले सवाल पहुंचा रहा हूं, जिनको तो सवाल ही समझ ना आया वो तो चिल करना ना, उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। जिनको सवाल समझ आ जाए उनको जवाब बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर कह रहा हूं कि रूल्स फॉलो करें, सवाल हो जाएगा रूल से। ये जो बात अभी पूछी है ये सिर्फ जो दिल की बेचैनी है ना उसके लिए जवाब दे रहा हूं, अदरवाइज बस रूल्स फॉलो करें। जो चीज का कॉन्सेप्ट है ना वो मैं जरूर समझाता हूं, लेकिन ये जो बात अभी हो रही है ये असल में कॉन्सेप्ट की बात नहीं पूछी बच्चों ने, ये बस एक बेचैनी की बात है। मैं आपको सवाल बताता हूं पहले। एक तो डाटा यहां लिखा हुआ है, एक मुझे ना कल वाला डाटा बताइएगा। एक परचेज थी 1.5 लाख यूनिट्स 85 पे, नहीं खैर है बस 85 लिखना था। फिर उसके बाद ये रिटर्न कर दिए 2500 85 पे। फिर कुछ दिन के बाद सप्लायर ने हमें इनके बदले में, कल सवाल मैंने बोर्ड पे किया था, परचेज की थी, उसको उसी सप्लायर को 2500 वापस कर दिए थे। फिर जो उसको वापस किए थे उसकी रिप्लेसमेंट में सप्लायर ने हमें फिर से 2-3 दिन बाद 2500 यूनिट्स भेज दिए थे, तो उसको हमने दोबारा से परचेज लिखा था। किस रेट पे? 85। ट्रांजेक्शन हुई, उसकी रिटर्न हुई। ये जो रिटर्न हुई इसी के बदले में उसने और भेज दिए, तो ये इसकी रिप्लेसमेंट है। ये सवाल में अंग्रेजी लिखी हुई है ये। अब जो जिसको मसला इससे होता है वो मसला ये होता है कि जब परचेज की बात हो रही थी तो फिर तो रिटर्न करने के बाद जब उसी की रिप्लेसमेंट में सप्लायर ने यूनिट्स और दिए, वो तो हमने उसी के ऊपर लिख दिए क्योंकि वो इसकी रिप्लेसमेंट थे। लेकिन जब इस सवाल के अंदर कस्टमर ने हमें चीजें वापस की थी, ये हमने कस्टमर की चीजें वापस ली, सेल रिटर्न रिकॉर्ड की, और कुछ दिन बाद उसको फिर उसकी रिप्लेसमेंट 5000 चीजें और बेच दी। लेकिन अब की बार मैंने बात 7112 नहीं लिखा,
सेल की थी पहले, वो क्या है 180 7,112 पे, फिर यही वाली सेल रिटर्न हो गई 5,712। ये जो कस्टमर ने चीजें वापस की थी, इनकी रिप्लेसमेंट में हमने उनको फिर सेल कर दी। कितने? 5,000, बल्कि चलो खैर, कितने पे? तो एतराज ये है कि जब परचेज थी और परचेज रिटर्न की थी तो ये तो समझ आता है कि इसी रेट पे होनी थी। फिर उसी रिटर्न हुई परचेज की रिप्लेसमेंट में सप्लायर ने हमें 5,000 यूनिट्स भेज दिए, तो चूंकि ये इसकी रिप्लेसमेंट में है इसलिए ये रेट भी यही वाला लग गया। तो अब जब यहां पर सेल्स की थी हमने कस्टमर को, कस्टमर ने हमें रिटर्न की, तो चूंकि ये रिटर्न है तो रेट ये होना चाहिए था। अब इसी की रिप्लेसमेंट में हम कस्टमर को फिर से 5,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, तो अब की बार कौन सा रेट लग रहा है? तो ये वाला क्यों नहीं लग रहा? ये सवाल है। ये सवाल किसी को समझ आई? जिसको नहीं समझ आई वो चिल करे, मैं कोई बात नहीं कर रहा, आप मोबाइल पे गेम खेल लें। जिनको ये एतराज समझ आया है उनको मैं जवाब देने लगा। यही सवाल था ना? ये और भी किसी का सवाल था मेरे इस बताने से पहले और शर्मो शर्मी नहीं पूछ रहा था? अच्छा, तो पूछ ले करो ना यार। इस पे मैंने थोड़ी बात कल भी की थी, दोबारा करता हूं। ये जो रिटर्न है ना, ये इसको वाकई रिवर्स कर रही है। जब हमने उस सप्लायर से चीजें खरीदी थी, हमारा और उस सप्लायर के दरमियान क्या रेट तय हुआ था? क्या रेट था ट्रांजैक्शन का? 85। हमारा उस सप्लायर से रेट 85 था, हमने पैसे 85 दिए होंगे और अपने रिकॉर्ड में 85 लिख लिया होगा। उसके बाद वही चीजें जब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो चूंकि वो खरीदी 85 की थी तो वापस भी हमें 85 करेगा, तो इसलिए हमने रिटर्न 85 पे ही लिख ली। तो ये तो 85 सेम इसलिए होगा कि रिटर्न। अब जो चीजें हमने इसको वापस की थी वो ही चीजें उसी की रिप्लेसमेंट में हमें फिर से चीजें बेच रहा है। जरूरी है कि वो हमें अब की बार भी रेट 85 चार्ज करेगा? क्यों नहीं? क्योंकि जब हमने उससे चीजें खरीदी थी हम उसको 85 दे के आए थे। अब वही चीजें जब उसको वापस करेंगे तो वो तो उसको 85 ही वापस करनी बनती हैं। लेकिन अगर हम उससे कहते हैं कि वापस करके किस्सा खत्म नहीं चाहिए, और तो अब जब और चाहिए होंगी तो हमें तो फिर वो उस दिन वाला रेट लेगा। तो ये 85 होगा जरूरी है? नहीं, ये डिफरेंट हो सकता है। अगर 88 होता तो हम फिर अपने कल वाले सॉल्यूशन में यहां 88 लिखते, तो वर्ड रिप्लेसमेंट की वजह से 85 ना लिख लेते। ये 85 क्यों लिखा था? क्योंकि ये हो चुकी ट्रांजैक्शन की रिटर्न है, उसी को रिवर्स करनी है, ये लाजमी वही वाला रेट होगा। लेकिन इसके बदले अब हम एक और ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और इस एक और ट्रांजैक्शन का रेट अगर वो बता देता और वो 85 से डिफरेंट होता तो हम बिल्कुल वो डिफरेंट वाला ही लिखते। नहीं था डिफरेंट, बता रहा था डिफरेंट, हमने कहा नहीं, हमने तो उतने का खरीदना है, चलो ठीक है उतने का ही बेच देता हूं, इसलिए उसने 85 का बेच दिया। है असल में ये एक सेपरेट परचेज ट्रांजैक्शन, लेकिन हमने जिद की तो 85 का रेट हो गया, वरना ये चेंज हो सकता था। अब आते हैं कस्टमर पे। हमने कस्टमर को चीजें बेची और इतने यूनिट्स इतने रुपए के बेचे। ये तो भाई हमारा कॉस्ट का रिकॉर्ड है, ये हमारे कॉस्ट का रिकॉर्ड है। हमने कितने के बेचे होंगे? चलो मैं कहता हूं 12,000 रुपए के बेचे थे। कस्टमर को क्या पता है 12,000 की 7112? कस्टमर का तो 12 से ताल्लुक है, तो हमारे इंटरनल कॉस्ट का रिकॉर्ड है। फिर ये चीजें उसने वापस की
और उसने कितने पैसे हमें दिए थे? 12। हम उसको कितने वापस करेंगे? 12। तो हम उसको 12 ही वापस करेंगे। अच्छा, अब हमारे इंटरनल रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि ये रिटर्न है तो हम उसी रेट पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये रिटर्न थी, उसी रेट पे रिकॉर्ड करेंगे। ये एक अलग ट्रांजैक्शन है, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। अगर सप्लायर 85 की बजाय 88 चार्ज कर रहा होता तो हम 88 ही लिखते। सवाल वाले ने नहीं कहा था, बस उसने कहा था रिप्लेसमेंट, तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमने जिद कर ली होगी और उसी रेट पे ही दोबारा से ले लिए होंगे, इसलिए 85, वरना चेंज हो सकता था। हमने जिद की 85, उसने कहा ठीक है। अब जो उसके साथ तय हुआ हमने यहां लिख लिया। अब जब ये रिटर्न हो गई हैं और इसके बदले हम रिप्लेस करके 5000 यूनिट्स दे रहे हैं, तो ये बहरहाल एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो रही है। ये एक सेपरेट ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं? ये उसकी रिवर्सल थी, ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। अब जो अलग ट्रांजैक्शन है तो कस्टमर चलो जिद कर भी लेगा तो वो ये कहेगा कि आप अपने रिकॉर्ड में 7112 पे लिखे, नहीं मुझे नहीं बता 722 पे लिखे। वो क्या जिद करेगा? वो कहेगा मुझे 12,000 रुपए का चाहिए, तो दे देंगे 12,000 का। यहां पर अपने 12,000 लिखना होता है। ये तो हमारे इंटरनल कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं। तो जिद अगर होनी भी थी तो इस सेल प्राइस होनी थी, कर ली जिद, उसको 12,000 की ही चीज बेची, लेकिन हमारे रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अलग ट्रांजैक्शन है। तो जब अलग ट्रांजैक्शन है तो उसको अलग ट्रांजैक्शन के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे सेल की ट्रांजैक्शन होती है वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। कैसे होती है? जो रेट अवेलेबल है उस पे आउट कर देते हैं, तो बस ये अवेलेबल था इस पे आउट कर दिए। कुछ समझ नहीं आया? दफा करो, दफा करो। इस पे सवाल नहीं आएगा कि बताएं सर ने एक दफा रीजन बताया था, 5 नंबर का सवाल नहीं आएगा सवाल जी। मैंने ये सवाल किया ना तो ना मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, तो 7 सारे रेट सेम है, मसला ही नहीं आता। चलो गुड यार, ये तो अच्छी बात। लेकिन ये तो इत्तेफाक हो गया, इत्तेफाक हो गया कि ये भी 7112 ही है। इत्तेफाक था ये। इस सवाल में अगर राउंड ऑफ करके कर ले चल, अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें तो इस सवाल में तो ये टेंशन नहीं होगी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि राउंड ऑफ करके सारे 71 12 ही आते हो। तो अब जब फर्क आ रहे होंगे तो फिर वो वजह तो पता हो ना कि क्या करना है। तो ये जो मैंने यहां रीजन बताई है कि जिद करके सेम प्राइस ले भी ली, तो वो है जो उसने हमें पैसे देने हैं। ये तो हमारा इंटरनल रिकॉर्ड है, ये तो हम अपने हिसाब से एक ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी कहानी अगर नहीं भी समझ आई, पुरानी बात पे कायम है। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वो रूल्स फॉलो होंगे जो FIFO वेटेड एवरेज के होते हैं। सिर्फ रिटर्न करते हुए ख्याल ये रखना है कि जिस ट्रांजैक्शन की वो रिटर्न है, वो ट्रांजैक्शन जिस रेट पे रिकॉर्ड हुई थी उस पे रिटर्न रिकॉर्ड होगी बस। बाकी वेटेड एवरेज के जो असूल हैं वो वैसे ही फॉलो होंगे। इग्नोर करें, कुछ नहीं समझ आया तो कुछ नहीं कहा मैंने। ये है, अब ये सोल्यूशन है, इसकी कैलकुलेशन आपके सामने है। मैं इनकी जनरल एंट्रीज बताता हूं जी। जो हमारा स्लाइड होगा यार मैं ना ये पूरा कर लूं, वो फिर एक और सवाल भी कराना है मैंने। इनकी डबल एंट्रीज बताता हूं। अच्छा, जो बिल्कुल आसान आसान थी हैं वो मैं जबानी बोलूंगा, जिसने नहीं लिखी हुई वो मेरे जबानी बोलने पे लिख ले। पांच फरवरी इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट, ये। अच्छा, अब कैलकुलेशन कर ली ना। एंट्रीज करते हुए जरूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स लिखें, आप एंट्री करते हुए कह दें इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट, रुपीज मिलियन 2016 एंट्री करते हुए बहुत है। लेकिन इन कैलकुलेशन में पूरी पूरी अमाउंट इसलिए लिखें क्योंकि आप जब पूरी अमाउंट नहीं लिखेंगे ना तो आपसे डिवाइड करते हुए रेट में गलती हो जाएगी, इसलिए वर्किंग में पूरी अमाउंट लिख लें, एंट्रीज में उसको मिलियन में करके लिख दें। तो 5 फरवरी
इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट 2016। Yes. 10 फरवरी कैश या डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेकिन उसकी अमाउंट नहीं पता, तो चाहे तो एंट्री करके खाली छोड़ दें, मतलब मिस्ड एंट्री मार दें, या फिर आप वो एंट्री ही ना करें। 10 फरवरी डेटर या कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेकिन अमाउंट नहीं बताई, तो अमाउंट ना लिखें या फिर वो एंट्री ना लिखें। और दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये 10 फरवरी कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट Yes, sir. है जी। बेहतर है कर दें, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर ने इसके मार्क रखे हो, अमाउंट ना सही, वो एंट्री की क्या पता उसने आधा नंबर रखा हो, तो एंट्रीज तो हैं, इसलिए बेहतर है कि आप एंट्री कर दें, अमाउंट ना लिखें, क्योंकि अमाउंट नहीं पता। अच्छा, जितने भी मैंने जुबानी 4-4 दफा बोलनी है ना, ये थी वर्किंग। 5 फेब को इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर्स क्रेडिट 1216 1216। अच्छा सॉरी 2016 2016। फिर 10 तारीख को कैश और सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 1280.16। हो गई ऑन? हाँ जी, अंडरवर्ल्ड वालों का हो गया स्क्रीन ऑन? नीचे वाले रूम। 10 तारीख को कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, और अमाउंट नहीं पता तो अमाउंट नहीं है। वैसे इस एंट्री को ना भी करते तो ठीक है, लेकिन चलो अपनी प्रैक्टिस के लिए सही, अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लें। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। उसके बाद 12 तारीख को सेल रिटर्न हो गई, इन्हीं को कर देते हैं रिवर्स। सेल रिटर्न्स डेबिट, कैश या डेटर क्रेडिट, पता नहीं कितना। इन्वेंट्री डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, कितना है? 355.6। हाँ जी, 0.6 नहीं, 35.56 35.56 35.56। ये हो गया 12 फरवरी की रिटर्न। फिर उसके बाद 15 फरवरी की परचेज रिटर्न, कैश या क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 10.8। फिर स्क्रैप सेल, इसमें होंगे मसले 20। अच्छा, इसमें यह मसला होगा कि स्क्रैप सेल की है
तो आपको लगेगा कि सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री। जो सेल्स होती है ना, वो बिजनेस की जो नॉर्मल सेल्स हैं वो सेल्स हैं, और उन्हीं की सेल्स के साथ उन्हीं की कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन जब कोई चीज स्क्रैप के तौर पे बेची जा रही है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल कबाड़ हो गया था और कहीं कबाड़िए को जाकर रद्दी बेच रहे हैं, वो बिजनेस की रेगुलर सेल्स नहीं है। ये स्क्रैप सेल के वर्ड से वाजे हो रहा है। तो जब कोई इन्वेंट्री इतनी जल्द सड़ गई थी, खराब हो गई थी कि उसको स्क्रैप के तौर पे बेचना पड़ा, अब वो नॉर्मल सेल्स में नहीं काउंट होंगी। तो इसलिए ना उनका बेचना सेल्स और ना ही उनको इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको आप वो गुड्स लॉस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जितना कैश मिल रहा है वो कैश डेबिट। कितना कैश मिल रहा है? 1500 यूनिट्स नहीं, 3500 यूनिट्स हैं और 20 रुपए का एक बेच रहे हैं, नहीं 2000 रुपए का, तो कैश डेबिट 7। लेकिन इन्वेंट्री कितनी क्रेडिट, वो वहां से की हुई है, कितनी? 24 पॉइंट। अब जो डिफरेंस है वो लॉस है। तो इसलिए इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री नहीं बनी, क्योंकि ये कूड़ा बेचना, कबाड़ बेचना रेगुलर सेल्स नहीं है, तो फिर इसको सेल्स भी नहीं कहेंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं कहेंगे। बस ये इन्वेंट्री लॉस्ट की तरह की अकाउंटिंग है। जी अच्छा, मैंने कल भी कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों में से जो मर्जी लिख लें। स्क्रैप सेल से जो लॉस है नॉर्मल लॉस है ना? पता नहीं ना, ये नॉर्मल रूटीन भी हो सकती है, कभी कभार भी हो सकता है, तो इसलिए इसको देख के पता नहीं लग रहा होता कि नॉर्मल है कि नॉर्मल है। इसलिए P&L डेबिट वो भी चल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट वो भी चल जाएगी। 20 फरवरी में सेल और कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आई, क्योंकि स्क्रैप सेल था। जी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल की क्या नहीं समझ आई? वही तो बता रहा हूं यार, कि गुड्स जब बिजनेस बेचता है तो वो गुड्स बेचना उसका मेन काम है, जो गुड्स बेचता है। अच्छा चलें, एक बिजनेस है, वो रोटियां पका के बेचता है, तंदूर है। अब उनका मेन काम रोटियां बेचना है। जो रोटियां बेचते थे वो रोटी उनकी सेल्स होती थी और साथ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब उसके बाद यह था कि कहीं पर उनका आटा जो है वो जो पड़ा हुआ वो गिरता जा रहा था, जमीन पे चिपकता जा रहा था। वो तंदूर की सफाई की, उसको खुरच खुरच के कहीं निकाला और वो किसी कबाड़िए को बेच दिया जो किसी जानवरों की खुराक में इस्तेमाल हो जाएगा। अब ये उस तंदूर की मेन सेल्स हैं, रेगुलर सेल्स नहीं है ना, तो फिर सेल्स नहीं कहलाएंगी। और जब सेल्स नहीं कहलाएंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए ये स्क्रैप सेल एक अदर इनकम टाइप चीज है। तो इसलिए हम इसको सिर्फ क्या करेंगे कि इन्वेंट्री से निकाल देंगे और कैश जितना मिल रहा है वो, और बाकी P&L। ये स्क्रैप की वजह से ऐसा किया है। और उसके बाद नेक्स्ट तो यही है, ये सेल्स की एंट्री है, सेल्स की एंट्री है, दोनों की सेम ही हो जाएगी। सेल्स की एंट्री नहीं मैं कर रहा। 22 फरवरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। 25 फरवरी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। 28 फरवरी ये चोर ले गया, तो 28 फरवरी P&L डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितनी? 3.56 कॉस्ट ऑफ सेल भी कर सकते हैं 3.56। और लास्ट, अब पड़े हुए कुछ यूनिट्स हैं जो हो गए हुए हैं ऑब्सोलीट, जिनकी कॉस्ट तो है ये लेकिन NRV इनकी, तो इनको फिर हमें कम करने की जरूरत है, राइट डाउन करना पड़ेगा। जो कल आखिरी एंट्री बताई थी, इतनी इनकी कॉस्ट है, इस पे ये मौजूद हैं। NRV 6 है तो 6000 तक लाना है, तो 6000 से एंट्री कर दें। नहीं, जो डिफरेंस है कितना
तो P&L डेबिट, चाहे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर लें वो भी ठीक है। कितने से? 4500 यूनिट्स हैं और एक को कितने रुपए गिराना है? ना ना ना, 6000 नहीं गिराना, 6000 तक राइट डाउन करना है। कॉस्ट में से एनआरवी निकाल के इतना कम करना है, तो इससे एंट्री होगी। एनआरवी राइट डाउन जितनी कॉस्ट पे ये मौजूद है, एनआरवी 6000 है, तो अब राइट डाउन करना पड़ेगा। कल आखिरी एंट्री बताई थी मैंने, तो उस एंट्री की अमाउंट होगी, इसको कम करके 6000 तक लाना है। तो कितने रुपए से कम करना है? जो दोनों का डिफरेंस है वो ये है जी सवाल की एंट्रीज। और ये होमवर्क है जो होना चाहिए था और आपने नहीं किया, लेकिन मैंने क्लास वर्क तो अब कराना है। करते हैं सवाल। मैंने नहीं किया, क्वेश्चन में था। हाँ, वो जो डैमेज थी वो बेच दी स्क्रैप के तौर पे, कैश डेबिट हो गया। अगर ना बेची होती और वो बिल्कुल फारिग हो गई होती तो फिर ये होता, लेकिन अगर उनमें कुछ जान बची है एनआरवी, तो बस इसको राइट डाउन करना। क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ज्यादा हो, एनआरवी कम हो, तो है वो हमारी इन्वेंट्री, बस उसकी वैल्यू कम करनी पड़ती है। वो तो बेच की स्क्रैप के तौर पे बेच निकाल दी इन्वेंट्री, ये सिर्फ वैल्यू कम करने की एंट्री है। और ये एनआरवी एडजस्टमेंट वाली एंट्री कब हो रही होती है? पीरियड एंड पे। कल मैंने एंट्रीज बताई थी आपको, फिनिश्ड गुड्स ट्रेडिंग बिजनेस की। फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। जनरल एंट्रीज करा रहा हूं, ट्रेडिंग बिजनेस की गुड्स की एंट्रीज भी कर ली, रॉ मटेरियल भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली। अब बता रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स। अच्छा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हो या ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स हो, हैं तो फिनिश गुड्स ही। तो कल वाली एंट्रीज ही ना यार, कल वाली एंट्रीज ही इससे रिलेट करता हूं। पॉइंट 1 परचेज थी, यहां क्या होगा? वहां गुड्स खरीद के स्टोर में लाते थे, यहां पर बना के स्टोर में लाएंगे, तो यहां पर नंबर 1 हो जाएगा कि गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। कल ट्रेडिंग बिजनेस में क्या था? गुड्स खरीद के ला रहे थे, इन्वेंट्री डेबिट और कैश या क्रेडिटर क्रेडिट। अब गुड्स बन रही हैं, तो अब ये फिनिश गुड्स बन रही हैं। फिनिश गुड्स बनने से पहले क्या थी? बहुत पहले चले गए, वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्रेडिट। फिनिश गुड्स बनने से जस्ट पहले वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री थी, अब फिनिश गुड्स बन गई तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री से निकल के फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में आ गई। और कल पॉइंट 2 क्या था? परचेज रिटर्न। तो ये बनी थी और वापस अनबन हो जाएंगी, है मतलब बनी थी तो वो अनबन जाएंगी। वो बनी ही ठीक नहीं थी ना, तो वो बनी ही ठीक नहीं थी, बन के आएंगी तो यहां आएंगी। हाँ जी, तो रिटर्न वाला मामला नहीं है, बस बेच लेते हैं। सेल ऑफ गुड्स थी, और क्या किया था? है सेल रिटर्न्स थी,
और क्या किया था? चोर ले गया था, गुड्स लॉस्ट कर ली थी यानी चोरी करा ली थी, या पानी में फेंक दिया था, या आग लगा दी थी। और उसके बाद क्या किया था? एनआरवी राइट डाउन किया था। ये वही है। जी अगर कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बन जाए तो वो भी गुड लॉस के अंदर ही आएगा। हाँ जी, वो खैर डिपेंड करता है कि उसको वापस प्रोडक्शन में लेके जाना है, तो वो ना इससे पहले का ही काम है, वो इससे पहले का काम होता है। चीजें बन गई हैं लेकिन ठीक नहीं है, उनको और ठीक करना है। वो ठीक करने के बाद जब फिनिश गुड्स में लाएंगे तो वो एंट्री की है मैंने। अब जब तक वो ठीक नहीं है और ठीक ही हो रहा है तब तक वो वर्क इन प्रोसेस चल रहा है। वो प्रोसेस कॉस्टिंग में देखेंगे, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स डन। सवाल खोलें जी, एक इसको नोट कर लें। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एंट्री इज डन। इसका करते हैं एक सवाल अभी आज। अच्छा, और ना ये एक सवाल करा रहा हूं और बस फिर ये चैप्टर खत्म है। अब ऐसा है कि आप लोगों ने ना जैसे जैसे मैं चैप्टर खत्म करा लिया करूं, जो लोग पास बस होने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो समझते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेने की सर को खास टिप्स बता दें, कोई खास टिप्स नहीं है। सबको एक ही नसीहत है कि जब आप चैप्टर खत्म कर लें, नहीं आप नहीं, जब मैं चैप्टर खत्म कर दूं और उसकी क्लास वर्क होमवर्क की प्रैक्टिस भी पूरी कर दूं, फिर आप ना उस पर एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, रोजाना का रूटीन खराब नहीं करनी, क्योंकि जब आप रोजाना की रूटीन खराब करेंगे ना तो आप पिछला चैप्टर रिवाइज करने में टाइम लगा रहे होंगे और क्लास में अगला चैप्टर चल रहा होगा तो आप चल आगे रहे होंगे, देख पीछे रहे होंगे। तो इसलिए रूटीन अगर 2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जितने भी पढ़ते हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाए उसके लिए कुछ और टाइम निकाल के, चाहे वो इतवार को टाइम निकले जैसे भी, वो हो चुका चैप्टर सारा रिवाइज करें। लेक्चर नोट सारे अच्छी तरह याद करें। जितने सवाल क्लास वर्क होमवर्क किए थे अगर सारे दोबारा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे आप। वो फिर आप कम से कम जबानी जरूर देख लें और अपने आप को समझाएं कि ये क्या हुआ हुआ। और इससे अगली टिप, मेनली जो ये सब काम कर सकें, जो ज्यादा जिनका लेवल ऊंचा है, वो चैप्टर पूरा करने के बाद ना, क्योंकि जो ये अब वाली बात बता रहा हूं ये सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, करता मैं सबको नसीहत हूं लेकिन सारे नहीं कर पाते, तो ये आप कह लें कि जो टॉप स्लॉट है उसके लिए, कि आपने ना पूरा चैप्टर करने के बाद इसका ओवरऑल रिव्यू जरूर करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या था, फलाने सवाल में ऐसा क्या था जो इस सवाल में नहीं था, इनको कंपेयर करना है। इस सवाल में तो ऐसा किया, उस दिन सर ने ऐसा कराया था, इनमें ऐसा क्या डिफरेंट है कि ट्रीटमेंट डिफरेंट हुई, या इनमें ऐसा क्या कॉमन है। जब आप किसी चैप्टर को करने के बाद, ये नसीहत वैसे मैं कर सबको रहा हूं और मैंने भी एज अ टीचर सीखा ऐसे ही है, और बल्कि जो मैं अक्सर क्लासेस में बता तो देता हूं लेकिन फॉलो करने को नहीं कहता। एक एडवांस लेवल का पेपर है बीएफडी, फाइनल में, वो फाइनल में पढ़ाता हूं मैं, फाइनेंस का पेपर है। वो पेपर का सवाल शायद मैंने कोई सवाल लिख के किया होगा। मैं सवालों को देखता था, उनके ऊपर पूरी रिसर्च करता था और उसके ऊपर अपने रूल्स बना लेता था। ये मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रहा, सब लोग जरूरी नहीं कि बहुत काबिल हो तो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि उसको ओवरऑल रिसर्च करके एक स्ट्रक्चर ऐसा जबरदस्त बन गया कि सवाल कैसे करना है ये पता चल गया। क्योंकि कॉस्ट में बच्चों को मसला ये होता है कि सवाल कैसे करना है समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि वो एक चैप्टर के 20-20 सवाल तो कर लेते हैं लेकिन उनका आपस में कोई नक्शा बनाने की कोशिश नहीं करते। तो इसलिए सबको नसीहत है वैसे तो कि जब चैप्टर खत्म हो जाए तो उसकी बेटा रिवीजन जरूर करें और उसका एक ओवरऑल रिव्यू जरूर करने की कोशिश करें कि सवालों में क्या क्या कॉमन था। जब आप उनमें कुछ ना कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो उस चैप्टर के सवाल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके दिमाग में। वही उसी तरह का सवाल पेपर में भी होगा, फिर स्ट्रक्चर उसका वैसे ही होगा। तो चैप्टर खत्म होने के बाद रिवाइज करें सब लोग और उसका ओवरऑल रिव्यू करने की कोशिश करें और लेक्चर नोट्स जो लिखवाता हूं उनको याद भी रखें। तो अभी मैं एक सवाल करवा रहा हूं, 4 प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश करता हूं कि 2 उसमें से कम मैं कर दूं और बाकी 2 होमवर्क दे दूं। तो उसके अलावा मंडे से अगला चैप्टर करूंगा शुरू।
जो लोग वाकई रिवीजन कर रहे होंगे, ये 2-3 दिन में दूंगा। उसके बाद ना एक वन ऑफ इट्स काइंड है एक सवाल, वो सवाल मैं आपको सवाल और सोल्यूशन दूंगा। सवाल तो खैर है, उसका सोल्यूशन दूंगा मैं आपको, और वो बस आपने सिर्फ उसको रीड करना है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो वन ऑफ इट्स काइंड था, बहुत डिफरेंट सा सवाल था। इग्नोर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कॉस्ट में पिछली 2 अटेम्प्ट से तो ये हो रहा है कि पेपर बनाने वाला पिछले पेपर उठाता है, थोड़ी बहुत चेंजेस करता है और सवाल बना देता है। तो पिछले पास्ट पेपर्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो इसलिए मेरा फोकस पास्ट पेपर्स पे बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मैं वो सवाल छोड़ूंगा नहीं, वो आपको वैसे ही पढ़ने के लिए दे दूंगा कि आप उसको पढ़ें, समझें और फिर हम डिस्कस करें। लेकिन क्लास में मैं फिर वो पूरी क्लास लगा के सवाल नहीं करा रहा हूँ, वो एक असाइनमेंट का तौर पे दूंगा, आप उसको पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, फिर डिस्कस करूंगा। उसके अलावा बस ये खत्म है, एक सवाल करा रहा हूं, आधा करा दूंगा, आधा होमवर्क है, और बस फिर मंडे से अगला चैप्टर शुरू। आप पढ़ लीजिए ऑटम 21 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6। जिनके पास पैक की बुक है, इसी सवाल से अगला पिछला सवाल होगा कोई, और बाकी जो कोई पास्ट पेपर देख रहे हैं तो ऑटम 2021 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 6 ऑरेंज लिमिटेड, ये पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ऑटम 2021, सितंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पार्ट ए का आंसर क्या होगा? पार्ट ए, पार्ट बी का 0.12 नहीं कह रहा, रिक्वायरमेंट का पार्ट ए। क्या कहा है पार्ट ए में? कि वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं कि कॉस्ट ज्यादा हो और एनआरवी कम रह जाए। हाँ जी, इसका जवाब अगर कोई ये सोच रहा है ना कि एक सिचुएशन ये है कि सेल प्राइस कम हो जाए, एक सिचुएशन ये है कि कॉस्ट बढ़ जाए, तो वो तो है, मतलब कॉस्ट बढ़ रही है तभी वो कह रहा है कॉस्ट एक्सीड कर रही है, सेल प्राइस कम है तभी कॉस्ट एक्सीड कर रही है। वजह क्या है? चीजें खराब हो सकती हैं, ऑब्सोलीट हो सकती हैं, मार्केट में कोई नया कंपेटिटर आ सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि प्राइसेस कम करें, इंपोर्ट खुल सकती है, एक्सपोर्ट ओपन हो सकती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। तो ये सिचुएशंस हैं मुख्तलिफ। अब इसके लिए कोई रट्टा नहीं है किताब से बताने वाला, ये तो उस वक्त बैठ के दिमाग में सोचना ही है, ये कॉन्सेप्चुअली है। टेक्नोलॉजी क्या, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई ना, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़े थे स्टोर में वो पुराने टेक्नोलॉजी के थे, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ये सस्ते बिकने शुरू हो गए। पार्ट बी करता हूं जी, पढ़ लें तो मैं करूं। जी में नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नाम, तो सिर्फ नाम क्या लिखेंगे? टेक्नोलॉजी कुछ 2-3-4 वर्ड तो लिखोगे ही ना, तो बस वो सेंटेंस है बस। सवाल पढ़ने को कहा था यार।
सवाल पढ़ने को कहा है। अगर पढ़ रहे थे, जाग रहे हैं तो पढ़ लिया होगा। एक सवाल इस तरह का हम बोर्ड पे भी कर चुके, ABCD वाला। फिर इसके अलावा होमवर्क भी दे चुका, वो भी ABCD वाला, ये भी ABCD वाला। तो ये तो ABCD है तो अच्छा, इस सवाल की रिक्वायरमेंट 2, सवाल की रिक्वायरमेंट 2, वैल्यू निकालनी है। 4 प्रोडक्ट्स हैं और उनकी एडजस्टेड वैल्यू निकालनी है, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है सवाल में? कार्ड क्यों बनाना है? 4 प्रोडक्ट्स हैं, सबके नॉर्मल यूनिट्स भी हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स भी हैं, उनकी कॉस्ट का डाटा भी है, NRV का डाटा भी है। तो सबकी वैल्यू निकालनी है और जो लोअर है तो बस ये है, नहीं नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है बस। वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू का सवाल है ये। तो अगर सिर्फ रिक्वायरमेंट 2 होती तो बस जैसे ABCD वाले सवाल कर रहे थे, वैल्यू निकालने वाले वैसे ही कर लेते। अभी भी वैसे ही करेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट 2 तो है। रिक्वायरमेंट 1 में क्या पूछा हुआ है? अगर आप सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि जनरल एंट्रीज, तो नहीं, ये धोखा हो गया। मैंने आपको जो सारी एंट्रीज बताई हैं, अभी एक लिखी भी छोड़ दी है। अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, चोरी, डकैती, ये सारी ट्रांजैक्शंस कब रिकॉर्ड हो रही होती हैं? ये सारी ट्रांजैक्शंस कब हो रही होती हैं? साल के आखिरी दिन? नहीं, ड्यूरिंग द ईयर। ये सारी ट्रांजैक्शंस रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं और हो रही होती हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाली एंट्री है, ये ईयर एंड या पीरियड एंड पे करने की है, और वो भी अगर जरूरत पड़े तो। क्या जरूरत पड़े? अगर NRV कॉस्ट से कम है, अगर NRV कॉस्ट से ज्यादा है, सबसे बात कर रहा हूं, अगर NRV कॉस्ट से ज्यादा है तो बस जो रिकॉर्डिंग हुई है वो सब सही है, जो इन्वेंट्री का CD बैलेंस आ रहा है वो सही बैलेंस आ रहा है। अगर NRV कम है तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब रिक्वायरमेंट की वर्डिंग दोबारा देखें। प्रिपेयर एंट्रीज किस लिए? नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, बस सिर्फ ये एंट्री करने को कहा। सेल्स परचेज की एंट्रीज नहीं करनी, वो हो चुकी हुई हैं। आपको वैसे भी ट्रांजैक्शंस भी नहीं दी हुई। कहां बताइए किस तारीख को क्या सेल हुई है, किस तारीख को क्या परचेज, ट्रांजैक्शन तो नहीं बताई। डाटा सारा टेबल का पहली लाइन क्या है टेबल की? जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स ना। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स दिए हुए, ट्रांजैक्शन तो है ही कहीं नहीं। तो इसलिए एंट्रीज तो नहीं मांग रहा होगा, सेल्स की एंट्री, सेल रिटर्न्स की एंट्री। तो उसने कहा है ईयर एंड पे हम क्या एडजस्टमेंट करें कि वैल्यू सही हो जाए, तो वो सिर्फ ये एंट्री मांग रहा है। ठीक है, ये वाली एंट्री करनी है। तो पॉइंट 2 तो वैसे भी सॉल्व करना था, जिसमें कॉस्ट और NRV कैलकुलेट करके कंपेयर करनी थी। तो पॉइंट 1 भी साथ ही क्या होगा, जैसे अभी पिछले सवाल में 7111 कॉस्ट थी, 6000 NRV थी, तो 1111 से राइट डाउन किया था, वो एंट्री मांगी है। और इसके अलावा जो लोग FAR 1 पढ़ चुके हुए हैं या प्रॉपर इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हुआ करता था एक चैप्टर, तो उसमें साल के एंड पे पता लगते थे एरर, तो उनकी भी रेक्टिफाइंग एंट्रीज करनी पड़ती थी। इसमें एक एरर है, उसकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। तो एक एरर है, उसकी रेक्टिफिकेशन है, और बाकी ये NRV राइट डाउन की एंट्रीज कहीं है। तो सवाल का तरीका कैसे सॉल्व करें? वही ABCD वाले सवाल, वही वाला सवाल है। तो हम एक एक प्रोडक्ट लेते जाते हैं, उसके यूनिट्स, उसकी कॉस्ट, उसकी NRV निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 6 ऑटम 21, प्रोडक्ट A।
सवाल की रिक्वायरमेंट एंट्रीज हैं और वैल्यू निकालना है। आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट में एंट्रीज आए और वैल्यू आए और वर्किंग में ये आए। ये भी ठीक प्रेजेंटेशन है। और ये भी ठीक प्रेजेंटेशन है कि आप यहीं से शुरू कर लें, जब सारी कैलकुलेशंस पूरी हो जाएं उसके बाद हेडिंग दे एंट्रीज कर दें। यानी जरूरी नहीं है कि पहले एंट्रीज करें और ये वर्किंग हो, बस सवाल चलाएं फ्लो में, पहले कैलकुलेशंस कर लें बाद में एंट्रीज की हेडिंग दे लेना। तो मैं इसमें कैलकुलेशन से ही स्टार्ट कर लेता हूं। प्रोडक्ट ए, वैसे ही सवाल कर रहा हूं जैसे एबीसीडी वाले किए हैं। क्लोजिंग यूनिट्स हैं इसमें 15, लेकिन डैमेज भी हैं 15,000। डैमेज कितने हैं 2400, तो सही कितने होंगे 12,600। अच्छा, जिसकी तो है ना कोई जेन्युइन क्लास वो चला जाए और जो बाकी रह जाएगा वो किसी दोस्त से या टीए से कवर कर ले, लेकिन मैं इसको कर रहा हूं। टाइम शाइम ना बताएं मुझे, मैं कर रहा हूं। ए और बी करके दूंगा, सी और डी होमवर्क है आपका। यूनिट्स निकल आए। अब आगे कॉस्ट दी हुई है। एबीसीडी वाले सवाल में तो कॉस्ट हम निकाल रहे थे, इसमें तो वो भी दे दी है। कितनी 800 टेबल में दी हुई है कॉस्ट। अब क्या करना है, एनआरवी निकाल लेते हैं। नॉर्मल के लिए अलग, डिफेक्टिव के लिए अलग। नॉर्मल रिटेल प्राइस मतलब सेल प्राइस। पहली प्रायोरिटी क्या होती है, पहली प्रायोरिटी। अच्छा, मैं सवाल को करता हूं। एक ना वो एक बच्चे का सवाल था तो मेरे वो ज़हन से ना निकल जाए। अगर मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूं कि मेरे पास जितना पैसा रिसीव होता है और मैं जो खर्च करता हूं, अगर मैं सारा रिकॉर्ड प्रॉपर लिखता हूं अपने पास, लेकिन सिर्फ जो मैं डोनेट कर देता हूं वो ना लिखता हूं, अगर मैं जानना चाहूं कि मैं कितना डोनेट करता हूं तो अंदाजा या कोई भी हिसाब किताब कैसे कर सकता हूं? इसके अलावा बाकी सब रिकॉर्ड है। तो जितना मेरे पास रिसीव हुआ माइनस ये खर्च किया, 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 माइनस जो बच गया तो बाकी डोनेट किया होगा। लेकिन अगर मैं सारा रिकॉर्ड हर चीज लिखता हूं, डोनेशन भी, तो अब अगर जानना चाहूं कितना डोनेट किया तो रिकॉर्डेड है, देख लें। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए वो लंबा चौड़ा फार्मूला था ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस फलाना माइनस फलाना माइनस फलाना माइनस फलाना इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये होती ही मजबूरी पीरियोडिक में है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक में रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, तो पीरियोडिक में यह करना पड़ता है। लेकिन अगर परपेचुअल है फिर तो सारा टेबुलर रिकॉर्ड मौजूद है। फिर अगर सेल कॉस्ट ऑफ सेल जाननी है तो बस सेल वाली लाइनें देख ले। तो इसलिए परपेचुअल के अंदर वो जरूरत नहीं पड़ती ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस फलाना माइनस फलाना। ये पीरियोडिक की मजबूरी थी, और मजबूरी इसलिए थी क्योंकि वहां पूरा रिकॉर्ड नहीं था। परपेचुअल में तो रिकॉर्ड है, तो परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे जान लें? रिकॉर्ड में से सेल और सेल रिटर्न वाली लाइनें ले लें, और पीरियोडिक में सारा कुछ प्लस माइनस करके बाकी फिर ये सेल ही हुई होगी। तो इसलिए वो फार्मूला पीरियोडिक की मजबूरी है, परपेचुअल में वो मजबूरी नहीं होती। अच्छा, सेल प्राइस कितनी दी हुई है इसकी? 11,444, लेकिन इसमें है 10% सेल्स टैक्स शामिल। और होता यह है सेल्स टैक्स, जिन्होंने टैक्स वैसे तो भी सेल्स टैक्स नहीं पढ़ा होगा आपने, कस्टमर से कलेक्ट करते हैं। यानी अगर एक चीज 1,000 रुपए की बेचनी है तो गवर्नमेंट के कहने पे उसमें 100 रुपए और ऐड किए, 1100 रुपए बना दिए, और इस कस्टमर से 1100 लिए, 1000 अपनी जेब में, 100 गवर्नमेंट को जमा करा दिया। तो हमारी सेल कितनी है बीच में? वो 1000 है। तो ये जो 1144 दिया हुआ है ये हमारी सेल प्राइस नहीं है, इसमें तो 10% सेल्स टैक्स एडेड है। तो हमारी सेल प्राइस कितनी है?
ये ठीक है? वन जीरो 1040 और कोई कॉस्ट टू सेल भी होगी कितनी? 80। नाइन सिक्सटी। ये होगी नॉर्मल वालों की एनआरवी। नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी। डिफेक्टिव की एनआरवी, ये मेनली ये सवाल ना ये डिफेक्टिव वालों के लिए ही बना हुआ था। इस यानी ये अच्छा था इसके अंदर। यहां तक कॉस्ट गिवन थी, एनआरवी निकालिए सिंपली। डिफेक्टिव एक एबीसीडी वाला सवाल बोर्ड पे किया था मैंने, वो था स्प्रिंग 2010। अगर तो कहीं आसानी से क्वेश्चन मिल सकता है तो ढूंढ लें, एक लाइन पढ़ानी है बस उसमें, सॉल्यूशन नहीं क्वेश्चन। अगर आसानी से अवेलेबल है तो खोल लें, वरना रहने दे, ज्यादा मुशक्कत ना करें जी। स्प्रिंग 10 जो मैंने बोर्ड पे किया था एबीसीडी, अगर इजीली सामने अवेलेबल है तो देख लें, वरना रहने दे, ज्यादा मेहनत ना करें, जबानी सुन लें। चले, जिनके पास सामने इजीली अवेलेबल है उसमें सेल प्राइस टेबल में बताई हुई थी और नॉर्मल की और डिफेक्टिव की अलग अलग बताई थी, बस एक ही सेल प्राइस थी। तो डिफेक्टिव के लिए एनआरवी कैसे निकाली थी? वही सेल प्राइस थी, लेकिन उतने का बेचने के लिए रिपेयर भी करनी पड़नी थी, तो इसलिए सेल प्राइस में से कॉस्ट टू सेल और रिपेयर कॉस्ट माइनस की थी। बस एक सेल प्राइस थी। अब आज वाले सवाल पे आए वापस। सेकंड बुलेट पॉइंट, बल्कि नहीं, टेबल में लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है टेबल में, रीवर्क कॉस्ट। ये क्या होगी? जो डिफेक्टिव है उनको ठीक करने की कॉस्ट। अच्छा, जब ठीक कर लेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएंगे, कितने के बिक जाएंगे? इतने के ही, क्योंकि रीवर्क कर लेंगे तो ठीक कर लेंगे, यानी इतने के बिक जाएंगे। सेकंड बुलेट पॉइंट क्या है? सेकंड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं उनको नॉर्मल सेल प्राइस का 60% का बेच सकते हैं अगर उनको डिफेक्टिव ही बेच दे तो इसका मतलब है इस सवाल में डिफेक्टिव यूनिट्स के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस निकल आए, तो एनआरवी होगी उन दोनों में से, तो इसलिए एनआरवी अब हमें दो ऑप्शंस कैलकुलेट करनी पड़ेंगे। एक है कि इसको वैसे ही बेच दें जैसे नॉर्मल बेचते हैं, यानी 1040 का, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, रीवर्क कितना, और ठीक हो जाएगा तो फिर बेचने के लिए 80 खर्च करना पड़ेगा। $700। और एक ऑप्शन ये है कि इसको ऐसे ही गंदा मंदा ही बेच दें। कितने का बेच दें? 1040 का 60% विदाउट इनकरिंग है रिटेल प्राइस। तो हमारे लिए रिटेल प्राइस तो यही है ना। देखें, ये तो सीधी सी लॉजिकल बात है कि हमारी सेल प्राइस तो ये है, ये तो सेल्स टैक्स एडेड चीज है, वो तो सेल्स टैक्स एडेड चीज है ना, हम तो वो सेल इसलिए की कर रहे हैं। तो जब हम ठीक ही कर लेंगे तो इतने का ही बेच लेंगे, और अगर ठीक नहीं करेंगे तो इसके 60% का बेच लेंगे। तो इसके 60% का ना, 1144 के 60% का थोड़ी, बेशक उसने लिखा रिटेल प्राइस है, लेकिन उसमें से हमने सेल्स टैक्स वाली अमाउंट निकाल। रिटेल प्राइस का मतलब होता है जो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, तो हमारे लिए तो वही सेल है, तो इसलिए इसी का, ये सेल प्राइस का। लेकिन विदाउट इनकरिंग 80, विदाउट इनकरिंग 260, तो ये क्या बना? 624, और एनआरवी वही यही है। अब एक ये है और एक ये है, तो 700 एनआरवी हुई।
और रिक्वायरमेंट का साथ साथ 2 पूरा होता जाएगा इसकी वजह से। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एक मिनट सिर्फ मैं ये फिगर लिख लूं। तो प्रोडक्ट ए की वैल्यू में क्या करूं जी? जो उसके नॉर्मल वाले यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट ये है, एनआरवी ये है, तो 800। कितना? और टूटे फूटे का क्या करें? कॉस्ट ये है और एनआरवी ये है, तो एनआरवी पे कितना? 1680। ये प्रोडक्ट ए है जी, किधर? 800। हाँ जी 800। प्रोडक्ट ए। अच्छा, ये हो गई वैल्यू। एनआरवी राइट डाउन की एंट्री भी करनी पड़ेगी कोई? नॉर्मल वालों के लिए जरूरत नहीं है, डिफेक्टिव वालों के लिए कितने से? 700 से के 100 से? 100 से। तो रिक्वायरमेंट 1, प्रोडक्ट ए के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लें, P&L करना है, P&L कर लें। कितने रुपए से? 100 रुपए से। तो 2400 इंटू 100, जी 240। ये प्रोडक्ट ए है। प्रोडक्ट ए रिक्वायरमेंट 2, प्रोडक्ट ए रिक्वायरमेंट 1 है? नहीं, एक और बस। देखें, नॉर्मल वाले तो ऑलरेडी कॉस्ट पे ठीक है ना, डिफेक्टिव वाले को हमने राइट डाउन करना था। क्या जी? और क्या करें? किधर है, कौन है? और कौन सी एंट्रीज करनी चाहिए? तो वर्किंग है ना यार इतनी सारी। बस एक प्रोडक्ट बी और सी और डी आपका होमवर्क है, बी कर देता हूं मैं। होश करें यार, जागे जागे जागे। आपके देखें, आपके भले के लिए हो रहा है सारा। Yes. प्रोडक्ट बी स्टॉक में कितने पड़े हुए हैं? 25,000। खराब कितने? तो सही कितने? 21,000। कॉस्ट दी हुई है जी 700। प्रोडक्ट बी जितने का बेचते हैं, प्रोडक्ट ए जितने का बेचते हैं, आइंदा भी उतने का बेच लेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बी उतने का नहीं बेच सकेंगे। बुलेट पॉइंट तीसरा,
मार्केट में प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट डी के जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने प्राइसेस कम कर ली हैं। कितनी? 15% और डी 20%। और हमें भी यही एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ये लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है। यानी जितने का प्रोडक्ट बी बेचते थे अब उतने का नहीं बेच सकेंगे, तो सेल प्राइस हम जितने का बेचते थे वो ले लें या रिड्यूस्ड वाली? रिड्यूस्ड वाली। तीसरे बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी ना समझ आई हो किसी को? सब बिल्कुल सब सारी समझ आ गई। नहीं तो टाइम का बस्ता नहीं, आप तसल्ली से एक एक लफ्ज करके पढ़ ले। कोई ऑफ का मतलब ना समझ आ रहा हो, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से पढ़ें फिर सोच लें। बी बेचते कितने का है? 990, लेकिन ये 900 का। अब हमें इसको 15% सस्ता करना पड़ेगा। ठीक है, 15% सस्ता करना पड़ेगा। 765, कॉस्ट टू सेल 75, 690। डिफेक्टिव के लिए या तो इसको ठीक करा के इतने का ही बेच लें। कितने का ठीक कराएं? हैं? या फिर 60% का बेच लें। जी जी मैं बताता हूँ 459 NRV बताता हूँ ताकि वो पूरा करके जिसने जाना है चले जाए। NRV इनमें से हायर, तो NRV तो लोअर लेते होते हैं। NRV और कॉस्ट में से लोअर लेते हैं। NRV तो पहले निकाल लें, तो इनमें से ये बेहतर है इसलिए ये NRV। रिक्वायरमेंट 2 वैल्यू, सही वाले यूनिट्स की 690 और खराब वाले यूनिट्स की 459। तो प्रोडक्ट बी नॉर्मल वाले यूनिट्स और खराब वाले यूनिट्स। नॉर्मल वाले कितने हैं? 21,000, और इन 21,000 की कॉस्ट ये है, NRV ये है, तो 690। और खराब वाले 4,000, इनकी कॉस्ट ये है, NRV ये है, तो 459। 14490 1836। अगर तो बी कॉस्ट पे ही वैल्यू हो रहा होता तो राइट डाउन एडजस्टमेंट की जरूरत ना होती, लेकिन ये हो रहा है राइट डाउन, तो इसकी तरह इसकी भी एंट्री हो जाएगी। चाहे तो P&L डेबिट कर दें, चाहे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर दें, दोनों बातें ठीक हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से? देखें, जो तो है ना 21,000, इधर देख यार, इधर इधर इधर, जो 21,000 है वो 700 कॉस्ट है, NRV 690 है। इनको 10 रुपए गिराना है, और जो खराब वाले हैं इतनी कॉस्ट पे हैं, कम करके यहां लाना है। इनको कितना कम करना है? 241। नहीं समझे तो सारा सवाल दोबारा करा देता हूं मैं। कॉस्ट 700 है नॉर्मल वालों की, लेकिन हम फिर भी उनको 690 पे वैल्यू कर रहे हैं, तो 10 रुपए करना है ना राइट डाउन। ये 10 रुपए उनका, और जो डिफेक्टिव वाले हैं उनको 700 से हमने यहां तक लाना है, तो 241 इनका। कितना बना? 11
तो प्रोडक्ट सी और डी आप कर लें, और एरर ठीक करना आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। ये सवाल पूरा करना, ये होमवर्क है, मंडे से इंशाल्लाह अगला चैप्टर। ठीक है जी, अल्लाह।